चट मोबाइल में। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड अनबाउंड सॉल्यूशन। देखिए, ऑपरेशंस रिसर्च में हमने ग्राफिकल मेथड में फिजिबल सॉल्यूशन, मिनिमाइजेशन केस, मैक्सिमाइजेशन केस और अनबाउंड सॉल्यूशन, ये चीजें पढ़ ली हैं। अब हमें पढ़ना है इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो इनफिजिबल सॉल्यूशन है, मोस्टली जो प्रोसेस तो है उसकी वो वही होती है, बस जो ग्राफ बनता है वो थोड़ा सा अलग हटके होता है। जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा अलग हट करके होगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये एक इसी के तरह के आते हैं कि आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, बाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये सॉल्यूशन, इनके बारे में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ ही स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं, सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें जो इनइक्वलिटी दी होगी, जो इनइक्वलिटीज दी होंगी उसमें से आपके पूछेगा कि इसमें कौन सा वेरिएबल लगेगा, स्लैक वेरिएबल लगेगा, सरप्लस लगेगा या आर्टिफिशियल लगेगा। ठीक। तो जब अगर अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको डीप नॉलेज जरूरी है। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। तो अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज सेड टू बी इनफिजिबल if no feasible solution of the problem exists. This section describes infeasible solution of the linear programming problem with the help of the following example. अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि जहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है, तो जब हम इसके पहले बताते रहे तो हम क्या करते रहे कि हमारे पास जब भी हम ग्राफ को डिजाइन करते थे तो उसमें कुछ ऐसा ग्राफ में रीजन होता था जो कॉमन होता था। ऐसा एक रीजन होता था जो कॉमन होता था, वो हमारा कहलाता था फिजिबल रीजन। कॉमन रीजन किससे, जो हमारे पास इनइक्वलिटीज इक्वेशन दिए हुए हैं, जो उन इनइक्वलिटीज से जब हम लाइन ड्रॉ करके हम उसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते थे तो उसमें से हमारे पास कुछ कॉमन रीजन आता था, हमारे पास कुछ कॉमन रीजन आता था और उस कॉमन रीजन को हम बोलते थे फिजिबल रीजन। लेकिन इन द केस ऑफ इनफिजिबल हम देखेंगे कि उसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा। इनफिजिबल सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास उसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा। तो जब कॉमन रीजन नहीं होगा तो अब हम उसके पॉइंट कैसे निकालेंगे। भाई हमें जो सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे पास उसमें पॉइंट चाहिए होते हैं एक्स वाई के, x1 या y1 जो अभी हमारे पास वैल्यू निकालते हैं तो हम उसमें उसके पॉइंट चाहिए होते हैं। लेकिन जब हमारे पास इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा तो पॉइंट निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, हमारे पास पॉइंट उसमें निकलेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन रीजन है ही नहीं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे ये हम देखते हैं जरा। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है दैट इज मिनिमाइज दिस। ये हमारे पास क्या है, मिनिमाइज। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमें मिनिमाइज करना है। लेट अस राइट डाउन हियर। हमने यहां पर इसको लिख लिया दिस मिनिमाइज। मैं यहां पर मिनिमाइज के बाद एक जेड और लगा देता हूं, जेड इक्वल टू, ये मैंने इसको लिख दिया। ठीक, जेड इक्वल टू 200x1 प्लस 300x2। ठीक, ये हमारे पास मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव हो गया। अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सब्जेक्टिव कांस्टेंट। सब्जेक्टिव कांस्टेंट तो मैं यहां पर पहले इनको इक्वेशन वाइज लिख लेता हूं। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, यहां पर आते हैं, ये है इक्वेशन हमारे पास 2।
क्योंकि अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई करूँगा, तब आपको क्लियर सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, ठीक। और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। अब हमारे पास यहाँ पर 3 इनइक्वलिटीज के इक्वेशन हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 इनइक्वलिटीज के इक्वेशन है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 2 3। देखिए, पहले में 0.4x1 प्लस 0.06x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 240। फिर दिस इज इनइक्वलिटी नंबर 1। दूसरा है 0.2x1 प्लस 0.2x2 लेस देन इक्वल टू 80। दिस इज इनइक्वलिटी नंबर 2। एंड 0.4x1 plus 0.3x2 greater than equal to 180. This is inequality number 3. And the non-negativity constant is x1, x2 is greater than equal to 0. जो हमारे पास नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है वो मैंने बताया था कि हमेशा जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स होंगे वो सभी 0 या 0 से बड़े होंगे। हमारे पास ये हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग डाउन दैट मल्टीप्लाइंग by 10 मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसमें इन 1 2 और 3 1 कॉमा 2 एंड एक एक स्टेप बता रहा हूं ताकि सारी चीजें क्लियर हों, एंड 3। ये हमारे पास तीनों में जो 3 इक्वेशन, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट। अब हम इन तीनों में किसका 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक। तो देखिए, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे। मैं सीधा का सीधा यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर के इसको पेस्ट कर देता हूं। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसके जो पहले वाले हैं ये हटा दिया मैंने, क्योंकि जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से जो पॉइंट डेसिमल है वो हट जाएगा। दूसरे में भी ये हट गया, तीसरे में भी ये हट गया और ये हट गया, ठीक। जो राइट हैंड साइड है उसमें भी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना था। 240 था तो ये हो जाएगा 24, ये 80 था तो ये हो जाएगा 800, ये 180 था तो ये हो जाएगा 1800। ये हमारे पास 3 सब्जेक्टिव कांस्टेंट बन गए आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहली लाइन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें पहली लाइन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हम पीछे करते रहे हैं। क्या हम ये करेंगे कि इसको हम एक बार x1 इक्वल टू 0 माने और एक बार x2 इक्वल टू 0 माने, ठीक। तो लेट हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इन 1, इन इक्वेशन 1 क्या, लेट x1 इक्वल टू 0, लेट यहां पर x1 इक्वल टू 0, ठीक। जब हम x1 इक्वल टू 0 मान लेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए, मैं सीधा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं। जब हमने पहले इक्वेशन में ये जहां लिखा है 4x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2400, जब मैं यहां पर इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू रखूंगा तो ये 4x1 ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चलिए मैं इसको लिख ही देता हूं। तो ये हम इसको लिखेंगे 4 और इंटू x1 की जगह हम लिखेंगे 0, ठीक, प्लस क्या आ जाएगा 6x2 कंट्रोल C और मैंने यहां पर लिख दिया
कंट्रोल V 6x2। ठीक, इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये इक्वल टू, जो इनइक्वलिटी है यहाँ पर हम इसको इक्वल टू लिख रहे हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इनइक्वलिटी कैसे चेंज हो गई। तो जब हम इस तरह की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें इनइक्वलिटी की जगह फिर हम इक्वल टू कर देते हैं, लेकिन सिंप्लेक्स में इसी को, इस इनइक्वलिटी को इक्वल टू में चेंज करने के लिए स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वहां पर होगा। दैट इज 2400, ये आ गया 2400। सो ये क्या इंप्लाइज करेगा आगे, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये 4 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। 6x2 बराबर 2400, तो x2 बराबर, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, x2 बराबर हम यहां पर लिख रहे हैं दैट इज 2400 डिवाइडेड बाई 6, 2400 डिवाइडेड बाई 6। ठीक, देखिए मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को पूरा अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, तो x2 बराबर 2400 बाई 6, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, दैट इज 400, ये आ गया आपका 400। तो इसका मतलब कि आपके पास x2 की वैल्यू 400 आ गई। तो जो हमारे पास हमने क्या माना था x1 बराबर 0, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि यहाँ पर दैट इज x1 की जगह 0, 400, ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। ठीक, अगेन हम सिमिलर अब यही करेंगे, क्या, अगेन लेट x2 इक्वल टू 0। अभी जो हमने x1 इक्वल टू 0 माना था, अब हम इसको क्या करेंगे, x2 इक्वल टू 0 माना है। तो x2 इक्वल टू 0, तो x1 कितना आ जाएगा, तो अब हम लिखेंगे 4x1 प्लस, अब यहां पर लिखेंगे 6 इंटू x2 0, ये हो गया 0, इक्वल टू कितना 2400। ठीक, तो देखिए 6 वाला ये जो 6 इंटू 0 है वो पूरा 0 हो जाएगा, जो 4 वाला है केवल वो पार्ट बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अगली बार दैट इज 4x1 इक्वल टू 2400, और ये क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू कितना 2400 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 600। तो जब हमने x2 को 0 लिया है तो x1 की वैल्यू आई है 600, तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 600, 0, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। ये किसका, पहले इक्वेशन से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, 2 पॉइंट आ गए। लाइन किससे बनती है, 2 पॉइंट से मिलकर के, तो ये दोनों पॉइंट हम ग्राफ पर डिनोट कर देंगे और उसको फिर जो है क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक, सिमिलरली अब हम जो दूसरा इक्वेशन है उसको देखते हैं। इन किसमें, इक्वेशन इन इनइक्वलिटी, इन इनइक्वलिटी 2। अब दूसरी इनइक्वलिटी में देखते हैं, एक एक स्टेप क्लियर कर रहे हैं ताकि आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ इन इनइक्वलिटी 2 यहां पर क्या होगा, दैट इज 2x1 प्लस 2x2। ठीक, तो मैं यहां पर सिंबल लिख दूं, क्योंकि एक बार x1 0 मानेंगे तो 400 आएगा, x2 मानेंगे तो 400 आएगा। ठीक है ना, तो मैं सीधा लिख रहा हूं क्या, हमारे पास x1 0, तो 0 कॉमा x2 की वैल्यू कितनी आएगी 400, तो 0 400। ठीक, एंड जब x2 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x2 0 हो जाएगा, 2x1 इक्वल टू 800 आएगा, तो x1 बराबर 400। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा
400, ठीक। तो देखिए हमारे पास एक लाइन इस इनइक्वलिटी से बनेगी, एक लाइन इस इनइक्वलिटी से बनेगी। तो देखिए हमारे पास दो लाइन बन गई। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं। एक पॉइंट है हमारे पास ये, इसको जो है मैं कर देता हूं रेड, ठीक। जो इनइक्वलिटी 1 का है ये हमारे पास हो गया दिस। इसके बाद जो इनइक्वलिटी 2 में है वो दो पॉइंट हमारे पास आए हैं, वो हैं ये, जिनका रेड कलर है, जो कलर चेंज है वो हमारे पास ये हो गया। अब इन इनइक्वलिटी 3 इन, फिर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा सेम हो जाएगा। दिस इन इनइक्वलिटी, इसमें थर्ड में, इसमें भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। कौन कौन से पॉइंट आएंगे देखिए, पहला कौन सा है x1 0, तो मैं यहां पर रख रहा हूं x1 की वैल्यू 0, कॉमा जब x1 0 रखेंगे तो आएगा 3x2 इक्वल टू 1800, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, तो 0,600 एंड जब x2 0 रखेंगे तो 3x2 वाला पार्ट हो जाएगा 0, 3x2 वाला पार्ट हो जाएगा 0, ठीक। और 4x1 डिवाइडेड बाय 1800, तो 4x1 डिवाइडेड बाय 1800 कितना आ जाएगा 450, तो 450 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला कितना आ जाएगा 450 और कॉमा 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना हमारे पास ये। अब देखिए पहला हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट 6 कोऑर्डिनेट है, 6 कोऑर्डिनेट से मिलकर के हमारे पास 3 लाइन बन जाएंगी, 6 कोऑर्डिनेट से 3 लाइन बन जाएंगे। अब देखिए एक बार यहां पर देख लीजिए, क्योंकि फिर हम सीधा डायरेक्ट ग्राफ पर चलेंगे। कौन कौन सा 0,400 600,0, इससे एक लाइन पहली इनइक्वलिटी, ठीक है ना, हम सीधा इक्वेशन लिखेंगे वहां पर। दूसरी 0,400 और 400,0, तीसरी 0,600 एंड 450,0। अब हम सीधा चलते हैं ग्राफ में, ये रहा आपका ग्राफ। देखिए जो ए पॉइंट से जो गया हुआ है, जो ए पॉइंट से गया हुआ है वो है आपका क्या 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 1800 वाला। तो देखिए इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट थे 4x प्लस 3x1, 4x प्लस तीसरा वाला, तीसरे वाले के हैं 0,600 और 450,0, 0,600 और 450,0। तो देखिए ये नीचे कहां पर आ रहा होगा, ये देखिए 450 डी वाला पॉइंट, ये 400 और 500 के बीच में ये रहा आपका 450। तो जो डी वाला पॉइंट है वो आपका कौन सा पॉइंट है, वो है 450,0। और यहां पर देखिए ये है आपका 0,600 का। एक्चुअली अब मुझे क्या करना है कि ये डायग्राम अगर इमेज में कन्वर्ट होकर के हम सोच रहे पेंट में चला जाए, देखें जरा, मैं इसको थोड़ा सा पेंट में कर करके इसमें पूरा कलर करके मैं सोच रहा हूं कि एक बार में अच्छे से इसको टैप कीजिए। तो मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, थोड़ा इसको मैं यहां से प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूं और ये जा करके मैं पेंट पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि ये चीज को बताना थोड़ा काफी जरूरी है ताकि चीज हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आ गया। अब ये जो ग्राफ है, ठीक, ये जो ग्राफ है पहला मैंने आपको बता दिया, पहला जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी होगी 4x1 प्लस 3x2 की। दूसरा देखिए जो 400,400 की है, तो जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट
और इसके बाद नीचे देखिए सी पॉइंट, इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लें। बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये ओके। ये कैसा हो रहा है? ये अभी थोड़ा क्रॉप नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, रुक जाइए। ये मैंने किया इसको यहाँ, और क्रॉप करने के लिए मैंने ये यहाँ से इसको ये लिया और ये कर दिया, ठीक। और ऊपर से यहाँ से क्रॉप करने के लिए मैंने ये लिया, ठीक। अब ठीक है, इतना मैंने ये बना लिया। देखिए अब यहाँ पर जो B और C पॉइंट है वो दूसरी लाइन कौन सी, 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 800 की है, ठीक। इसके बाद जो आपका तीसरी लाइन है वो कहां से जा रही है, वो है आपकी ये वाली E और B, E और B, मतलब कि 400 और 600 वाली, 400 और 600 वाली। तो ये देखिए आप, अब ये जो तीन लाइनें बनी हुई हैं, ये जो तीन लाइनें बनी हुई हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो मैं इसको पहले रोटेट करके और फिर इसको इस तरह से कलर करके बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इनफिजिबल सॉल्यूशन में इसमें कहीं भी कॉमन रीजन नहीं होगा, कॉमन रीजन नहीं होगा। तो मैं इसका पहले ये करें, और इसका क्रॉप वाला कहाँ गया, चलिए ठीक। पहली लाइन से देखते हैं, देखिएगा पहला इक्वेशन क्या है, 4x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2400। 4x1 प्लस 6x2 कहाँ है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो अब मैं इससे ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो मैं इसमें बना रहा हूं इसके बाहर का। तो मैं एक ले रहा हूं, एक ये ब्रश, और ब्रश से इसको मैं कलर कर रहा हूं, मान लीजिए रेड कलर, ठीक। तो देखें इससे कलर हो रहा है, हाँ ये थोड़ा सा, और इसमें ये वाला ले रहे हैं, अरे ये ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसी ब्रश का ही इस्तेमाल करता हूँ, और ये तो ये वाली लाइन है, मैं इससे रीजन निकाल रहा हूँ। ये रीजन देखिए, ये वाला जो मैं बाहर की तरफ ही खींच रहा हूँ, ये सारा रीजन कौन सा है, 4x1 प्लस 6x2 प्लस वो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 600, ये वाला रीजन है पूरा, ठीक। ये इससे बाहर का, जो मैं बाहर की तरफ ये लाइन खींच रहा हूँ, ये पूरा ये सब है, ठीक। ये आपका इस लाइन का रीजन है। हमें क्या निकालना है, तीनों लाइनों से कॉमन रीजन, हमें निकालना है तीनों लाइनों से कॉमन रीजन। जो मैं ये लाइन खींच रहा हूं, ये आपका 4x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2400, इसका रीजन ये रहा पूरा, क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, मैंने पहली लाइन का रीजन बना दिया। अब हम दूसरी लाइन जरा देखते हैं कौन सी है, लेट अस सी। हमारे पास है 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 800। अब ये लेस देन इक्वल टू है, याद रखना,
दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो ये जो रीजन बनेगा वो कहाँ की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ। 2x1 वाली लाइन कौन सी है, जो B और C, जो B और C है इसके लेफ्ट साइड का एरिया, जो लेफ्ट साइड का एरिया है तो वो कौन सा होगा, देखते हैं जरा। अगर ये पूरा फिल हो जाए तो इसमें से मैं मान लेता हूं, हाँ ये वाला पूरा आपका हो गया, कौन सा, ये है आपका 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 800। ये वाला जो ग्रीन एरिया है ना आपको, ये दिख रहा है आपका 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 800। आपके पास 2 का एरिया हो गया। अब कौन सा बचता है, अब आपका एरिया बचता है 4x1 प्लस 3x2 और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1800। ठीक, तो तीसरी लाइन हमारे पास कहां पर है, तीसरी लाइन हमारे पास ये रही, ए और डी, ए और लाइन जाएगी, ये ये ये, इससे देखें जरा पूरा ये कलर हो पाएगा क्या, चलिए। वैसे अगर मैं एक लाइन खींच के इसको बाउंड कर, चलिए ठीक है। तो ये जो है, जो आपकी लाइनें खींची हुई हैं, जो आपकी लाइनें खींची हुई हैं, मैं इसको थोड़ा ब्रश सही कर दूं ताकि ज़्यादा बेटर रहे। ये आपका ब्लू, ये वाली लाइन का एरिया ये रहा, ये इसमें कोई मोटा ब्रश नहीं है, हाँ ये ठीक है, ये एरिया, जो मैं इस लाइन के बाहर का रीजन खींच रहा हूं, ये पूरा आपका जो लाइन है 4x1 प्लस 3x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1800 का। अब केवल इसमें आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा रीजन है जो इन तीनों लाइनों से सेडेड है। क्या ऐसा कोई रीजन है, दो से नहीं होना चाहिए, तीनों से, तीनों से बाउंडेड रीजन इसमें कोई भी नहीं, दो से तो है। दो कौन कौन सा है, जो रेड और ब्लू वाला है, जो रेड और ब्लू एरिया है वो कहां से देखें, तो जो एक ए पॉइंट है, ठीक, वो प्लस एक ये जो बीच जहां दोनों का इंटरसेक्शन है, एक वो और एक ई पॉइंट है, इन दोनों लाइनों से जो रीजन तो है, लेकिन तीसरे जो तीनों को मिला करके हो ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो तीनों लाइनों से बाउंडेड हो। ठीक, अब जब तीनों लाइनों से बाउंडेड नहीं है तो क्या, इसका मतलब कि अब हम इसमें कॉमन फीजिबल रीजन नहीं निकाल सकते हैं, अब हम इसमें से कॉमन फीजिबल रीजन नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए, द रीजन राइट ऑफ द बाउंड्री ए एफ ई, ए एफ ई, यहां पर देखिए ये रहा, ए एफ ई इंक्लूड्स ऑल द सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सा है, 4x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2400 एंड थर्ड 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1800। मैंने क्या बताया अभी, यहां पर देखिए जो मैंने एक ग्राफ बनाया है जो कॉमन रीजन है, तो वही दो लाइनों से बताया है, तो इस यही केवल एक ऐसा रीजन है ए एफ ई वाला, केवल ए एफ ई वाला ही ऐसा रीजन है जो आपको दो लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो बाकी रीजन है, द लेफ्ट रीजन लेफ्ट ऑफ द बीसी, जो बीसी के लेफ्ट साइड है, कंटेन्स ऑल सोल्यूशन विच सेटिस्फाइड द सेकंड कांस्टेंट, कौन सा, 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 800। इसमें क्या है, ये केवल एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा, यहां पर देखिए जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन वाला है वो केवल एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है,
जो यहाँ पर जितना भी मैं इसको थोड़ा सा और मोटा करके खींच देता हूँ इस लाइन से, इस लाइन से राइट साइड का एरिया, इस लाइन से, अरे सीधे बन जा, हाँ, इस लाइन से राइट साइड का एरिया आपके ये दो लाइनों के, अरे यार, ये इस लाइन से दो लाइनों का एरिया ये कवर हो रहा है। कि ये hence there is no solution satisfying all the three constants फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर इन तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इसका मतलब कि हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड इनफीजिबल सॉल्यूशन, ये हमारा कहलाएगा इनफीजिबल सॉल्यूशन। अब जो हमारे पास जो ये पॉइंट है, जो हमारे पास ये पॉइंट है, कौन सा? जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखिए इसमें से हमें सारे पॉइंट क्लियर हैं, केवल किसको? एफ को छोड़ करके। एक हमें ई का हमें पता है 600,0, केवल एफ ऐसा पॉइंट है जिसको हमें नहीं पता है, ओनली एफ पॉइंट इज अननोन। तो हम यहां पर इसको क्या करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि इसको आइदर वी कैन मेजर बाय स्केल, हम इसको स्केल से मेजर कर लें, या लेकिन हमारे पास स्केल से मेजरमेंट में सही नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें करेंगे सॉल्यूशन, किसका किसका? जो दो लाइन होती है। अगर आप में से कोई भी इंटर मैथमेटिक्स हो तो उसको उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो, तो क्या होता है कि अगर कहीं भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कोई भी पॉइंट उसको एग्जिस्ट करता है, और उस इंटरसेक्ट पॉइंट को निकालने के लिए हम किसी भी सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करवा देते हैं एक में। तो हम यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, जो दो लाइन के इक्वेशन कट कर रही हैं एक दूसरे को। कौन कौन सी? 4x1 प्लस 3x2, और एक है आपकी 4x1 प्लस 6x2, 4x1 प्लस 3x2, ठीक, और इसके पॉइंट हम निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड द पॉइंट ऑफ एफ। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वलिटी में कन्वर्ट करके, हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वलिटी में कन्वर्ट करके, ठीक। कंट्रोल सी, और हम यहाँ पर डाल देते हैं कंट्रोल डी, ये हो गए। अब देखिए, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं इस वाली को थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। चलिए, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या? यहां पर माइनस साइन, फिर आगे आएंगे, यहां पर भी माइनस साइन, ठीक, और तीनों जगह माइनस साइन। तो जो 4x1 है और 4x1 प्लस का और माइनस का, ये हो जाएंगे कैंसिल, ये हो जाएंगे कैंसिल। जो 6x1 है उसमें से 3x1 चला जाएगा, जो 6x1 है उसमें से 3x1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 3x1। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 3x1,
जो 2400 है उसमें से 1800 चला जाएगा तो कितना बचेगा 600। तो यहां पर हमने लिख लिया 600। तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा आपका x1 इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 3, तो दैट इज 200। आपका x1 की वैल्यू आ गई 200। ठीक, अब इस x1 की वैल्यू क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन, हम किसमें, एक में रख दें, इन 1, यहां पर मतलब कि इक्वेशन 1 का मतलब है, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या रखेंगे x1, तो 4 इंटू x1 कितना 200, तो दिस विल बी 200 प्लस 6x2, 6x2 इक्वल टू हाउ मच 2400। ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 200 दैट विल बी 800, और 800 जाएगा किस तरफ, 2400 के राइट में। ठीक, -2400 -800, सॉरी, ठीक है ना, 800। ठीक, ये आया, कितना आ जाएगा 6x2, 6x2 इक्वल टू 2400 में 800 चले गए, 6x2 इक्वल टू 1600। ठीक, ये आ गया, तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, x2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1600 बाई 6, 1600 बाई 6। ठीक, अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक चीज और देखिए, हमारे पास जो f का पॉइंट है, तो f का जो f का पॉइंट है वो है कितना 200 कॉमा 1600 डिवाइडेड बाई 6, ये पॉइंट है। अब हमारे पास सारे पॉइंट हैं। ठीक, अब हमारे पास सारे पॉइंट हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी ई और एफ, 6 पॉइंट है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई करे। अब सबसे पहले हैं, सबसे पहले क्या, ये रहा हमारा कौन सा था, हमें इन तीनों का इस्तेमाल करना था, हमें इन तीनों कांस्टेंट का इस्तेमाल करना था, और हमें निकालना था जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि 200x1 प्लस 300x2 कितना मिनिमम करा था। लेकिन हमने देखा कि जो हमने ग्राफिकल सोल्यूशन निकाला है, तो उसमें से ऐसा कोई भी पॉइंट या नहीं है हमारे पास x1 या x2 की वैल्यू, हमारे पास ऐसा कोई भी डिसीजन वेरिएबल नहीं है जो हमारे इस फंक्शन को मिनिमाइज कर सके। तो जब इस तरह का सॉल्यूशन होता है, जब इस तरह का सॉल्यूशन होता है, तो वो कहलाता है इनफिजिबल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन। मतलब कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट यही केस अगर सिंप्लेक्स मेथड में हो, बस यही केस अगर सिंप्लेक्स मेथड हो, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर भी इसका सॉल्यूशन ना निकले, हो सकता है वहां पर इसका सॉल्यूशन निकल आए। तो इसी वजह से यही कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ग्राफिकल मेथड हर जगह एम्प्लॉयड नहीं होता है। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई द ग्राफिकल मेथड इज नॉट यूज्ड एवरीवेयर। इसी कारण से ग्राफिकल मेथड को हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम इस तरह से क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी ग्राफिकल मेथड में हैं उसके हमने सारे सॉल्यूशन निकाले, हमने उसके सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए। कौन कौन से, बाउंडेड रीजन्स क्या होता है, अनबाउंडेड रीजन्स क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है,
ये सारे सॉल्यूशन हमारे पास हो गए। अब यहां से आपका ग्राफिकल मेथड पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो ग्राफिकल मेथड में जो अभी तक पढ़ाया है तो पूछ सकता है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इस चीज को थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आप जब ये ग्राफ बनाएंगे कहीं भी कॉपी या पेन पर, तो इसको आप प्रॉपर जो लाइन खींचेंगे, जो स्केल वगैरह से आप कलर करेंगे, तो अच्छे से कलर करके, ताकि आपके रीजन जो है अच्छे से उसमें दिखाई दे। क्योंकि जब आप रीजन को शेडेड करते हैं, जो आप रीजन शेडेड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसी से पता चलता है कि आपका कॉमन रीजन है या नहीं, कॉमन रीजन है या नहीं है। अगर आपका कॉमन रीजन नहीं होगा तो फिर आप उसको सही से उसके पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे अगर हमें कॉमन रीजन होता, मान लीजिए कि अगर तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो हरे वाले रीजन है, अगर ये हमारा पूरा बाहर की तरफ होता, ये पूरा हमारा ग्रेटर बाहर की तरफ होता, तो जो लाइन कहां से है, ए एफ ई वाला, जो ए एफ ई वाला है वो वाला एरिया हमारा फिर उसके बाहर का जो एरिया है वो मिनिमाइजेशन के केस में हमारा अप्लाई हो जाता। याद रखिए, जो रीजन हमने अभी ग्रीन दिखा रहे हैं, अगर यही रीजन केवल क्या है, जो सिंबल लेस देन इक्वल टू का था, अगर वही सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाता, तो ये हमारे पास क्या हो जाता, ये उठ करके बाहर की तरफ जाता, मतलब कि यहां से जो बी और सी है इससे बाहर की तरफ जाता। तो क्या होता, जो रेड ब्लू और ग्रीन तीनों जिस एरिया में आते, तो वही वो कौन सा एरिया होता है, ए एफ और ई वाला, वो वाला एरिया बन जाता। तो वो हमारे पास कॉमन फीजिबल रीजन हो जाता। तो फिर उसमें से हम मिनिमाइजेशन का केस निकाल सकते थे। तो फिर मिनिमाइजेशन कहां कहां पर हो सकता था, या तो ए पॉइंट पर होता, या तो फिर एफ पॉइंट पर होता, और या तो फिर ई पॉइंट पर होता। ए एफ ई में कहीं पर भी मिनिमाइजेशन का केस हो सकता था वो। तो हम फिर उसको वो पॉइंट कहां पर रखते, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहां पर उन पॉइंट को हम सेटिस्फाई करवाते हैं। और जिस पॉइंट पर हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू होती, जिस पॉइंट पर हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू होती, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कि हमारा डिसीजन वेरिएबल। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। हाँ, योर नेम इन चैट सेक्शन विद योर सेक्शन। सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए विद सेक्शन। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग लिख दीजिए, और जिन लोगों ने लिख दिया है तो थैंक यू। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन योर नेम इन द चैट सेक्शन। सभी लोग चैट सेक्शन में प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। और हाँ, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। जय बेटा, सब कुछ क्लियर है आपको? जया, एवरीथिंग इज क्लियर? अलका, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. ओके। अनामिका, अनामिका समझ में आया बेटा? चलिए, आयुषी, Yes, sir. रिया, समझ में आया? चलिए, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये हमारा यहां तक हो गया। अब इसके बाद कल से हम सिंप्लेक्स मेथड में कुछ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये यहां से हमारा ग्राफिकल मेथड हर तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न विद न्यू टॉपिक।
दैट इज